हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो थे उनमें हमने चर्चा की थी संधि के बारे में। दोस्तों, हमने पढ़ ली है यण संधि, पढ़ ली है अयादि संधि, पढ़ ली है गुण संधि, पढ़ ली है वृद्धि संधि, पढ़ ली है और गुण के अपवाद में चले थे। इससे पहले वाला जो लास्ट विषय वस्तु, जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था गुण का अपवाद। और उस गुण अपवाद में जो लास्ट में चर्चा कर रहा था जिस वार्तिक पे, वो लास्ट चर्चा करता उस वार्तिक, एक बार वो वार्तिक वापस लिख देता हूँ दोस्तों। वो वार्तिक कौन सी है? प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम मृणे। यानी जो कल हम लास्ट जो वार्तिक पढ़े थे पहले वाले वीडियो में, वो थी अपने पास में प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम मृणे। तो दोस्तों, ये जो वार्तिक पढ़ रहे थे हम, तो इस वार्तिक में हमने चर्चा की थी कि यदि चाहे शब्द हो प्रवत्सर हो, कंबल हो, वसन हो, ऋण हो या 10 शब्द हो, इनके बाद में यदि ऋणम शब्द आता है तो वहां पे क्या होती है? गुण संधि नहीं होती। तो गुण नहीं होगी तो कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना है अपने को कि यदि अपने पास में ध्यान ये रखना है कि इन शब्दों के अलावा यदि किसी शब्द के साथ में यण हो, इन शब्दों के साथ में कहीं पर भी आपको ऋण शब्द मिले तो वहां पे गुण संधि ही होगी। क्योंकि एक बार एग्जाम में आया हुआ उदाहरण है, एग्जाम में पूछा था, एक बार क्वेश्चन कैसे था? प्रजोड़ ऋणम बराबर प्रारणम, प्रजोड़ ऋणम बराबर प्रारणम। तो बताओ फिर उत्तम, फिर क्या होगा? महाजोड़ ऋणम, ये पूछा था, एग्जाम में आया हुआ था। अब मेरे को ये तो नहीं याद कि किस एग्जाम में था, लेकिन ये उदाहरण आया हुआ है। और ए ऑप्शन दे रखा था, वो दे रखा था, ए ऑप्शन में दे रखा था महारणम। ए ऑप्शन में क्या दे रखा था दोस्तों? महारणम दे रखा था। बी ऑप्शन था, उसमें दे रखा था महरणम। और सी ऑप्शन है, उसमें दे रखा था महारीणम। और डी ऑप्शन और कुछ भी दे रखा था। तो यानी दोस्तों ऐसी दी हुई थी। और बहुत सारे लोग, क्योंकि वार्तिक पढ़ी हुई थी प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम मृणे, ये वार्तिक पढ़ी थी, और इस वार्तिक के कारण ही वहां पे और कॉन्फिडेंस हो गए कि हाँ, अपने को ऋणम शब्द तो मिल ही गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? वृद्धि होगी। लेकिन मैं अभी आपको बता कर गया था, ऐसी स्थिति आ जाती है तो केवल यही शब्द है, 1 2 3 4 5 6 और 6 शब्द है। इन 6 शब्दों के साथ में ऋण शब्द आता है तो ही वहां पे होती है। अदर और कोई भी पहले यदि और शब्द आता है तो वहां पे गुण संधि होगी। तो यहाँ पे यदि किसी ने ये किया था, आप भी यदि ये ऑप्शन सोच रहे हो तो ये आप गलत सोच रहे हो दोस्तों। ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये सही होगा, क्योंकि अपने पास में केवल ये इतने ही शब्दों के साथ में यदि ऋणम आता है तो ही वृद्धि संधि होती है, वरना तो अपने पास में कौन सी हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना। इसलिए बार बार बता रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं, किस हिसाब से प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि अपने को प्रश्न तो आते हैं, लेकिन हम गलती कर देते हैं अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण। प्रश्न यदि थोड़ा सा भी घुमाव दे दिया तो हम वहां पे नहीं कर पाते। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपका प्रश्न सही होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था गुण के अपवाद में। इसके बाद में जो अपने पास में है, आगे एक वार्तिक और है, वो कौन सी है? देखो दोस्तों, आगे जो वार्तिक है गुण के अपवाद की ही वार्तिक है। वो वार्तिक कौन सी है दोस्तों, बताना चाहूंगा मैं आपको। वो है अपने पास में उपसर्गा द्वितीय धातु, उपसर्गा द्वितीय धातु, उपसर्गा द्वितीय धातु। यानी ये एक वार्तिक है, उपसर्गा द्वितीय धातु। ये अपने आप में क्या कहती है दोस्तों? ये ध्यान में रखना। ये क्या कहती है अपने आप में? ये कहती है यदि एवनात उपसर्ग के बाद में, यदि एवनात उपसर्ग के बाद में, यदि एवनात उपसर्ग के बाद में अपने पास में यदि री से शुरू होने वाली धातु आ जाए, क्या शुरू हो जाए? धातु। इससे री से शुरू होने वाली, किससे शुरू होने वाली? री से शुरू होने वाली धातु आ जाए तो वहां पर भी क्या होती है? गुण संधि नहीं होती। जैसे अपने पास में ऑप्शन आ गया प्रजोड़ रिच्छति, प्रजोड़ रिच्छति, प्रजोड़ रिच्छति।
तो ये अपने आप में शब्द क्या बनेगा, प्रर्षति नहीं बनेगा। ये शब्द क्या बनेगा अपने आप में, प्रर्षति नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा, बनेगा क्या, ये प्रार्थसति, प्रार्थसति। आगे समझ में दोस्तों। इस तरीके से यदि उप के साथ में जोड़े तो उप के साथ में यदि जोड़े रित्सति तो क्या होगा, ये उपार्थसति। आगे ये बात समझ में दोस्तों। तो यानी अपने पास में जो यहाँ पे जो अपवाद बनने वाले थे रीट के बेस पर, यानी अपना जो रीट का एग्जाम होने वाला है उसमें जो व्याकरण स्थिति लिखी हुई है संधि समास, लेकिन अपना आधार क्या है कि इसमें जो प्रश्न आ सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा किस लेवल तक के आ सकते हैं, 10th लेवल तक के आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आने के नहीं है। तो 10th की जो व्याकरण वहां से ज्यादा आने के चांस है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो ये इतना आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आने के चांस है। और होने को तो वार्तिक और भी है, जैसे अपने पास में एक वार्तिक अपने पास में रीते तृतीया समासे है, ठीक है दोस्तों। एक अपने पास में जैसे स्वाति ऋणो हो, ये और भी कई वार्तिक हैं। लेकिन यदि यहाँ पे हम सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते तो वो चीजें देखते हैं, लेकिन रीट के लिए आपको इतनी काफी ही है। तो इस प्रकार जो गुण के अपवाद थे वो शायद आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। वृद्धि संधि है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। अब वृद्धि संधि में एक और छोटी सी है, वो क्या है वो और बता देता हूं मैं। वो सूत्र क्या है दोस्तों, वो और बता देता हूं मैं आपको। वो है ओत्वष्ट्रयो समासे। वो एक वृद्धि संधि का ही है, ओत्वष्ट्रयो समासे। एक वृद्धि संधि का ही अपवाद है ओत्वष्ट्रयो समासे। वो ओत्वष्ट्रयो समासे क्या है दोस्तों, वो बताना चाहूंगा आपको। ओत्वष्ट्रयो समासे वृद्धि संधि में है वो ओत्वष्ट्रयो समासे। ओत्वष्ट्रयो समासे, ये एक वार्तिक ओत्वष्ट्रयो समासे, ये वृद्धि में चलती है दोस्तों। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, वैसे तो ये रीट के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी होती है। क्योंकि यदि अपने पास में समास की अवस्था बनती हो, यदि अपने पास में समास की अवस्था बनती हो, ये ओत्व शब्द और ओष्ठ शब्द हो साथ में, तो वहां पे क्या होती है, वृद्धि संधि भी होती है, और क्या हो सकती है वहां पे पररूप संधि भी होती है। जैसे अपने पास में उदाहरण के तौर पे देखें, कंठ जोड़ ओष्ठ, कंठ जोड़ ओष्ठ। तो ये जो कंठ जोड़ ओष्ठ है, इसके दो उदाहरण बनते हैं। एक तो क्या बनता है अपने पास में वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये कंठोष्ठ, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। और यदि यही अपने पास में दूसरा यदि बनाए तो ये अपने आप में ये भी सही है। ये इसलिए बताया था मैंने क्योंकि एक बार इसके ऊपर किसी विद्यार्थी ने बहस की थी कि सर ये सही है कि ये सही है, तो दोनों सही है। क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगी, ये पररूप संधि होगी, यहाँ पे तो क्या होगी, ये पररूप संधि होगी। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या है, ये वृद्धि संधि है। तो यानी जब समास अवस्था के अंदर ये शब्द होते हैं तो वहां पे अपने पास में वृद्धि संधि और पररूप संधि विकल्प के अनुसार होती है। तो दोस्तों हमने जो 4 भेद पढ़ लिए, 5वां भेद है वो क्या है अपने पास में, दीर्घ संधि। 5वां भेद कौन सा है दोस्तों, दीर्घ संधि का है। तो दीर्घ संधि के अंदर पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है, लगभग दीर्घ संधि है वो तो सभी को आती ही आती है। दोस्तों दीर्घ संधि का जो सूत्र है अपने पास में वो कौन सा सूत्र है, दीर्घ संधि का सूत्र पढ़ते हैं दोस्तों। दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है, वो है अपने पास में दीर्घ संधि का एक है सवर्णी दीर्घ, एक है सवर्णी दीर्घ। निकालो एक है सवर्णी दीर्घ, कैसे निकालोगे, एक है सवर्णी दीर्घ मैंने आप लोगों को बताया था। एक है सवर्णी दीर्घ कैसे निकालोगे, निकालो। यानी अपने पास में क्या है, एक सवर्ण बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ, क्या हो जाएगा बराबर में दीर्घ। अब अक क्या है ये आपको देखना है, अक क्या है, अक है दोस्तों अपने पास में अक हो गया ए ई उ री और लरी। ये 5 वर्ण है वो किस में आते हैं, अक प्रत्याहार में आते हैं। कौन कौन से, ए ई उ री लरी। ये दीर्घ भी हो सकते हैं, ए आ ई उ री। यानी इनके बाद में यदि ऐसा ही समान वर्ण आ जाए, समान वर्ण आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घादेश हो जाएगा। यदि इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। जैसे नियम के तौर पे हमने पढ़ा था, यदि ए आ के साथ में, यदि ए आ के साथ में यदि ए या आ मिल जाए तो वहां पे होता क्या है, आ होता है। क्या होता है, आ होता है। जैसे अपने पास में है भी अर्थ पे देखे, जैसे विद्या
जोड़ अर्थी क्या बनेगा? विद्यार्थी। विद्यार्थी आगे ये समझ में। इसी तरीके से यदि हम ई जोड़ ई या ई के साथ में यदि ई या ई जोड़े तो इन दोनों के साथ में क्या होगा? ई होगी। दोनों के साथ में क्या होगा? ई होगा। और जैसे अपने पास में उदाहरण पे तो देखें तो हो गया अपने पास में कपि जोड़ ईस है, क्या बन जाएगा? कपीस है। क्या बन जाएगा? कपीस है। इसी तरीके से हम यदि जोड़े उ या उ के साथ में जब उ या उ मिले तो दोनों के साथ में होता क्या है? उ होता है। उदाहरण के तौर पे देखें वधु जोड़ उत्सव है, क्या बनेगा? वधुत्सव है। क्या बनेगा दोस्तों? वधुत्सव है। इसी तरीके से यदि हम ऋण के साथ में जोड़े, यदि ऋण का उदाहरण देखें तो जैसे है अपने पास में पितृ जोड़ ऋणम, पितृ जोड़ ऋणम, तो क्या बनेगा? देखो री री मिलकर बड़ी री होगी। बड़ी री लिखते कैसे दोस्तों एक बार बता देता हूं, ये बड़ी री होती है। तो क्या बनेगा? ये पितृणम। क्या बनेगा? ये पितृणम। तो दीर्घ संधि है वो आसान ही है, इतनी हार्ड नहीं है, वो लगभग दीर्घ संधि है वो सभी को आती ही आती है, लगभग आती है। देखो अब देखो हमने जो मुख्यतः स्वर संधि थे उसके जो 5 भेद है वो मुख्यतः 5 भेद हमने पढ़ लिए। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, अब जिस के ये 5 भेद जिस को समझ में आ गए है ना, उसके हिंदी वाले जो 5 भेद है स्वर संधि के वो पूरे के पूरे याद हो चुके हैं, वो हिंदी में भी कोई गलती नहीं करेगा। इसीलिए बता रहा हूं कि दोनों भाषा हिंदी और संस्कृत है वो आपको बहुत ही ज्यादा सहायता पहुंचाने वाली है, बहुत ही ज्यादा आपको नंबर की तरफ यानी ज्यादा से ज्यादा नंबर आए उसकी ओर अग्रसर करती है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो लंबा भी बने तो भी आप पूरा देखें, वो अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि संस्कृत के कारण आप हिंदी में भी प्लस कर सकते हो, संस्कृत के कारण आप हिंदी में प्लस कर सकते हो, स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो यानी हमने जो मुख्यतः स्वर संधि के 5 भेद थे वो 5 के 5 भेद पढ़ लिए। यही परिभाषा लगभग आपको हिंदी में मिलती है, यही लगभग संस्कृत में मिलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों की हिंदी और संस्कृत दोनों का कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा है, आप मार्क्स अच्छे बना सकते हो दोनों में, यदि दोनों भाषा पे कमांड हो जाएगी। यदि आप संस्कृत अच्छी तरीके से समझ लोगे तो हिंदी अच्छी आ जाएगी, और जो अपना मार्क्स टोटल मार्क्स 60 है उस 60 में से आप 55, 56, 57, 58 नंबर तक पहुंच सकते हो यदि दोनों भाषाओं में अच्छा होगा, तो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं। बस ध्यान ये रखना, आपको अच्छी तरीके से समझना है कि गलती न हो। आगे कौन सा है अपने पास में, ये तो मुख्यतः 5 भेद थे। इसके बाद में जो भेद है वो कौन सा है दोस्तों, इसके बाद में अपने पास में भेद है वो है पररूप संधि। कौन सी है? पररूप संधि। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कहीं पर भी आपको शिकायत लगे तो वो जरूर बताएं। अब भी पूरा जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए जिसकी मैं आशा करता हूं वो रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिल रहा है। हाँ, यदि आपको कमी भी लगे तो भी वो कम से कम बताओ तो सही, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं, क्योंकि व्यक्ति है वो एक दूसरे से सीखता रहता है। तो बताएं, जरूर बताएं आप लोग, वीडियो को पूरा का पूरा देखें। आगे अपने पास में जो संधि है वो संधि है पररूप संधि। आगे कौन सी संधि है? पररूप संधि। आगे कौन सी संधि है दोस्तों? पररूप संधि। पररूप संधि है उसका सूत्र क्या है वो बता देता हूं पहले। पररूप संधि है उसका सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम यानी जो सूत्र है वो क्या है? एंगी पररूपम। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी आप लोगों को, बहुत इजी, बहुत ही आसान तरीके से, केवल आपको एकाग्रचित्त होकर के पढ़ना है। एंग है, एंग क्या होता है देखो दोस्तों, एंग मैंने बताया था आपको पहले, और यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वाले वीडियो देखें, और पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पहले वाले भी आपको मिल जाए और बाद में जो आने वाले आगे हैं उसका भी मैसेज मिल जाए। अभी तो मैं बहुत ज्यादा खुद ही मेहनत कर रहा हूँ, लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ, मैं ज्यादा दिन तक लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर मेरे को खुद को शर्मिंदगी महसूस होगी और आप लोग ही ताने देने लग जाओगे कि हाँ सर है वो केवल सब्सक्राइब के लिए ही अपने को लिंक है वो शेयर कर रहे हैं। 1-2 दिन और शेयर करूंगा, उसके बाद मैं लिंक है वो शेयर नहीं करूंगा। आपको मैसेज मिलते हैं, इनबॉक्स में मिलते हैं, आपको अपडेट मिलती है तो वीडियो देखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे खुद को कोई भी फायदा नहीं है इससे, वर्तमान समय में कोई भी फायदा नहीं है।
और यदि फायदा होगा उस समय तक, क्या पता कब फायदा होगा, क्या होगा उस समय तक मैं दे पाऊं या कर पाऊं न कर पाऊं, वो अलग है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप वीडियो पूरा का पूरा देखें और अच्छी तरीके से समझे। एंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये मैंने बताया था आपको। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ। तो इसकी जो संस्कृत की परिभाषा है वो है अवर्णांत उपसर्गाद, अवर्णांत उपसर्गा, अवर्णांत उपसर्गा धातु पर रूप में का आदेश स्यात्। अवर्णांत उपसर्गा धातु पर रूप में का आदेश स्यात्। यानी अवर्णांत उपसर्ग के बाद में, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में, समझ लो अवर्णांत यानी अ उपसर्ग, जिस उपसर्ग के अंत में अ है, उस उपसर्ग के बाद में यदि ए या ओ से शुरू होने वाली धातु क्या आ जाए, ए या ओ से शुरू होने वाली धातु आ जाए तो वहां पे पररूप संधि होती है। क्या होती है? पररूप संधि होती है। अब बहुत सारे की शंका ये रहती है कि सर पररूप क्या होता है और पूर्व रूप क्या होता है। पररूप का मतलब ये होता है कि जो अपने पास में बाद वाली जो मात्रा है वो मात्रा रखनी है अपने को। पररूप का मतलब क्या होता है? बाद वाली जो मात्रा है वो रखनी है। और पूर्व रूप का क्या होता है? अपने पास में पहले वाली जो मात्रा है वो रखनी है। पूर्व रूप में तो हम क्या करेंगे? जो पहले मात्रा है वो रखेंगे। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। आसानी से समझने का तरीका ये, यानी पूर्व रूप में क्या है? पहले वाली जो मात्रा है वो रखेंगे तो वो हो गई पूर्व रूप, और यदि बाद वाली मात्रा रखेंगे तो वो क्या हो गई? पर रूप। तो यानी यहाँ पे अपने को करना क्या है? यहाँ पे अपने को बाद वाली मात्रा रखनी है। यानी सीधी सी बात, अपने पास में कौन कौन से वर्ण है? ए ओ। यानी ए ओ से शुरू होने वाली जो धातु है वो आएगी, ए ओ से शुरू होने वाली धातु है वो आएगी। तो कहने का मतलब ये अपने को कि मात्रा तो या तो ए की रहेगी या किसी रहेगी? ओ की रहेगी। लेकिन इससे पहले होगा क्या? अवर्णांत उपसर्ग होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, बहुत सारे एग्जाम में ये पररूप संधि हर लगभग हर दूसरे एग्जाम में पूछते हैं। यदि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है तो पररूप का तो 99% एक क्वेश्चन आता ही आता है, पररूप संधि का 99% आता है। हाँ रीट है, इसमें हो सके न भी आए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये संधि, पररूप संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अपने पास में उदाहरण देखिए, जैसे प्र उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग है, समझ रहे हो आप लोग? प्र उपसर्ग है वो अवर्णांत है, ठीक है। और यदि इसके बाद में यदि ए से शुरू होने वाली धातु एजते आ गया, क्या आ गया? एजते आ गया। आ रही है समझे? अब अपने को क्या करना है? अभी वैसे देखें तो यहाँ पे क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। देखें तो वृद्धि संधि होती है ना, क्योंकि ए के बाद में ए आ गया तो वृद्धि संधि होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है? अपने पास में यदि अवर्णांत उपसर्ग उसके बाद में ए से शुरू होने वाली धातु, तो वहां पे अपने करना क्या है? पररूप करना है। पररूप का मतलब क्या है? मात्रा कौन सी लेनी है अपने को? ये वाली मात्रा लेनी है। तो क्या बनेगा अपने आप में? प्रेजते। क्या बनेगा अपने आप में? प्रेजते बनेगा। इसके बाद में अपने पास में जो दूसरा उदाहरण बन सकता है वो है उप जोड़ ओसति। उपजोड़ ओसति क्या बनेगा? उपोसति। क्या बनेगा? उपोसति। आगे होगी समझ में दोस्तों आसानी से। यानी कहने का तात्पर्य है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में यदि ए ओ से शुरू होने वाली धातु है तो वहां पे पररूप संधि होगी, यानी बाद वाली मात्रा लेनी है। फिर भी यदि आपको कोई लगे तो ये दो उदाहरण है, ये आप याद ही कर लो एकदम से। ये दो उदाहरण बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। यदि प्रेजते शब्द आ गया और उपोसति शब्द आ गया तो वो कौन सी है? पररूप संधि है। याद रह जाएगा। एक बार वापस रिपीट करता हूं, प्र जोड़ एजते प्रेजते बराबर पररूप संधि, उपजोड़ औषधि उपोषधि बराबर पररूप संधि। आगे ये समझ में? यानी अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ऐसी स्थिति है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक बार वापस रिपीट करता हूं, पररूप संधि सूत्र अपने पास में एंगी पररूपम, यानी अवर्णांत उपसर्ग के बाद में यदि क्या आ जाए? एंग आ जाए, यानी जिस उपसर्ग के अंत में अ है और उसके बाद में ए ओ से शुरू होने वाली धातु है तो वहां पे पररूप संधि होती है। उदाहरण प्रजोड़ एजते प्रेजते उपजोड़ औषधि उपोषधि। अब इसके बाद में इस सूत्र के बाद में एक वार्तिक और है दोस्तों, वो वार्तिक क्या है वो समझते हैं। इसके बाद में जो एक वार्तिक है वो क्या है? लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में जो अपने पास में बनता है वो क्या है? आगे अपने पास में जो वार्तिक है वो क्या है? स्कंदवा दिशु पर रूपम वाच्यम। स्कंदवा दिशु पर रूपम वाच्यम।
ये एक वार्तिक है। स्कंदवादिषु पर रूपम वाच्यम। देखो एक बार फिर बताना चाहता हूं, रीट में ऐसी वार्तिक नहीं आएगी, केवल और केवल उदाहरण आते हैं, लगभग उदाहरण आते हैं। तो यदि ये वार्तिक है, इससे संबंधित कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है अपने पास में, केवल ये क्या है, जैसे स्कंदादि कुछ शब्द है। क्या है? स्कंदादि कुछ शब्द, स्कंदादि कुछ शब्द है, वो भी आए तो वहां पे क्या अपने पास में पररूप माननी चाहिए। अब देखो क्या होते हैं, यहाँ पे देखना क्या है, स्कंदादि शब्द है, उनके साथ में टी वर्ण को हटा करके अपने आप में क्या करना है, उसमें टी वर्ण को हटाना है अपने आप में। समझ आइए, वैसे कोई सूत्र नहीं है कि आप टी वर्ण का लोप करो, ये कोई सूत्र नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। हम अपने समझने के तरीके से बता रहे हैं कि टी है, उस टी को हटा दो वहां से एक बार समझने के लिए। अब सर टी क्या होती है, टी को हटाना, ये समझना अपने को भी टी हटानी है वहां पे। वैसे तो क्या ये पररूप यानी मात्रा अपने को बाद वाली लेनी है, मात्रा लेनी है अपने को, ठीक है। लेकिन यदि वैसे समझने के तौर पे देखें तो वहां से क्या अपने को टी हटानी है। 4-5 उदाहरण, इंपॉर्टेंट उदाहरण देखो। टी क्या है, टी के लिए एक वार्तिक है, वो क्या है, यहाँ तो क्या स्कंदादि शब्दों के साथ, स्कंदादि शब्दों में टी संज्ञक शब्दों के साथ क्या होता है, पररूप संधि होती है, या पररूप बोलनी चाहिए। क्या होती है, पररूप होती है। अब समझ में ये नहीं आता कि सर ये टी क्या होती है, तो टी के लिए मैं बता देता हूं आपको। सूत्र अपने पास में अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी, यानी ये क्या है अपने आप में, टी क्या है, ये एक सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है, ये टी संज्ञा विधायक सूत्र है, ये टी संज्ञा का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये टी संज्ञा का। यानी अपने आप में टी संज्ञा की संज्ञा किसकी होती है, टी संज्ञा, वो बताइए, अचोन्त्यादि टी। समझना एक बार, अंतिम एच की टी संज्ञा होती है, किसकी होती है, अंतिम एच की। जैसे अपने पास में शब्द है राम, जैसे शब्द क्या है अपने पास में, राम। अब देखो ये क्या कहा, अंतिम एच की। एच में क्या होता है दोस्तों, स्वर होता है। एच में क्या होता है दोस्तों, स्वर होता है, बताया हुआ भी है। तो देखो यहाँ राम है, इस राम शब्द में अंतिम एच क्या है, तो यहाँ पे अंतिम एच इस मैं के अंदर लास्ट जो क्या है, ए है, वो है। तो यदि अपने पास में समझने को कुछ हो कि भाई राम शब्द में टी किसकी होती है, तो किसकी होती है, ए की होती है। किसकी होती है, ए की होती है। तो यानी पहली स्थिति तो ये होगी कि जो शब्द के अंदर अंतिम एच है, शब्द के अंदर जो अंतिम एच है उसकी टी संज्ञा होती है। पहली स्थिति तो ये होगी। अब एक स्थिति और भी बनती है, वो क्या बनती है, यदि शब्द के अंदर अंतिम एच के बाद में, यदि समझना एक बार, यदि शब्द में अंतिम एच के बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। वापस देखना, यदि अंतिम एच के बाद कोई व्यंजन वर्ण है तो उस समुदाय की, अर्थात जो अंतिम एच है वो और अंतिम जो हलंत वर्ण है वो, उन दोनों की टी संज्ञा होती है। जैसे अपने पास में शब्द आ गया, क्या आ गया, पतत। जैसे शब्द क्या आ गया अपने पास में, पतत। देखो दोस्तों अब यहां पे देखना अपने को, पतत है, इस पतत में देखो तय है, वो क्या है, हलंत है। तो यानी ये तो अंतिम एच है ही नहीं। अब आते हैं इससे पहले, यानी इस तय के अंदर क्या है, ए है। तो अपने पास में जो लास्ट स्थिति है वो ये बचती है, अति तो बचती है ना। तो इस पूरे समुदाय की यानी इन दोनों वर्णों की क्या होती है, टी संज्ञा होती है। तो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। यानी एक तो अपने पास में अंतिम एच की टी संज्ञा होती है, और दूसरी क्या होती है अपने पास में, जो अंतिम एच के बाद में यदि व्यंजन वर्ण हो जाए तो उन दोनों के साथ में ही टी संज्ञा हो जाती है। ये क्यों बताया, क्योंकि ये भी कुछ उदाहरण है अपने पास में, कौन से, यदि स्कंदादि शब्द है तो उनके साथ में वहां पे टी को अपने आप में क्या करना है, लुप्त करना है। नियम नहीं है। यदि किसी को शंका हो कि सर ये नियम है, कोई विद्वान होगा वो अंगुली उठाएगा, तो ये अपने आप में ये नियम नहीं है कि भाई आप टी का लोप करो। ये तो केवल अपने को समझने के लिए है, ये तो केवल अपने को समझने के लिए। और यदि है तो वो भाई एक बार अवगत जरूर करा दे, ऐसा कोई नियम बना है तो बता देना, ठीक है, ताकि हमें भी इसके ज्ञान हो जाए। तो अब देखो इसके उदाहरण देखिए। जैसे अपने पास में उदाहरण आ गया, सक जोड़ अंधु, सक जोड़ अंधु। तो यानी यहाँ पे क्या, देखो वैसे देखे तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, ए कौन सी हो जाएगी, आ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या अपने को, यहाँ पे एक बार इस ए को क्या करना है, अपने को लुप्त रखना है, ठीक है। ऐसे समझे तो ऐसे ठीक है, और ऐसे भी ना समझे तो क्या है, अपने को मात्रा कौन सी रखनी है, आगे वाली रखनी है। तो शब्द क्या बनेगा, स्कंदुहु। शब्द क्या बनेगा अपने आप में, स्कंदुहु। आगे ये समझे। इसी तरीके से अपने पास में करक जोड़ अंधुहु,
क्या बनाओगे? करकंदुह। इसी तरीके से मनस जोड़ ईसा, क्या बनाओगे? मनीषा। क्या बनाओगे? मनीषा। इसी तरीके से पतत जोड़ अंजलि, पतत जोड़ अंजलि, पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि। तो कहने का तात्पर्य ये अपने पास में समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि यदि ऐसी स्थिति आती है अपने पास में कि जो ये स्कंदादि जो शब्द है वहां पे अपने को क्या करना है, समझना ये है कि जो टी है उस टी को हटा दो। अपने आप में समझना ये है, मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि इस टी को हटाने का कोई सूत्र है या कोई नियम है, मेरे को ये याद नहीं आ रहा। यदि किसी भाई बंधु या किसी विद्वत जन को ये समझ में आ रहा है या उसको याद है तो वो एक बार अवगत जरूर करवा दे। मेरे को याद नहीं आ रहा कि इसमें कोई ऐसी बनता है क्या। मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि रीड के बेस के ऊपर आपको यदि कोई भी आ सकता है। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट उदाहरण ये 4 उदाहरण है। इसके साथ में जो मैंने बताया था आपको प्रेजते, और एक बताया था आपको उपोषति। एक तो क्या बताया था आपको प्रेजते, एक क्या बताया था आपको उपोषति। यानी ज्यादातर जो उदाहरण बनने के चांस है वो कौन कौन से है, यही चांस है कि ये उदाहरण बन सकते हैं। तो यदि पररूप संधि का कोई भी उदाहरण आपको आता है, फिर पररूप संधि कैसे है, किस तरीके से, तो आपको यही उदाहरण आपको बेहतरीन तरीके से करने हैं और आपका नंबर वो कहीं पे भी गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूं आज का जो पढ़ाया हुआ है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर धन्यवाद उन लोगों को देता हूं जो वीडियो है वो पूरा का पूरा देख रहे हैं और मेरे पे विश्वास जता रहे हैं। दोस्तों वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, चाहे कैसा भी हो, यदि आपको कमी लगे तो सुझाव दें, और यदि आपको ऐसे लगे कि हाँ भाई वीडियो अच्छा है, हमारे समझ में भी आ रहा है, हमारी जो सफलता होगी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर है, हमारे लिए ये उपयोगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। क्योंकि मनुष्य वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। यदि जल्दबाजी में कुछ गलत बोला है या कुछ कहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, और आगे इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।